डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश चैनल पर। और आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अभी तक इसमें 4 वीडियो बनी हैं और अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब आइए हम पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, तो इसका हम डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी जब आप इस वीडियो को देखोगे तो उसी टाइम आपको है ये सारी चीजें लर्न हो जानी चाहिए। तो करते हैं इसको शुरू। संविधान जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दौरान जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां थी, कब ये बात है 26 जनवरी 1950 की, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्टेज पे ये 8 थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 12। तो 12 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची 1 की। पहली अनुसूची देखो, यहां पे इस तरीके से मैं लिख देता हूं, अनुसूची फर्स्ट। पहली अनुसूची बहुत ही आसान है, क्योंकि संविधान का पहला आर्टिकल याद कर लेना, जिसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ। तो ऐसे कुछ इसमें है। यहां पर पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में कहा गया है कि भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटीआई से मिलकर क्या बना है? एक संघ बना है, यूनियन बना है। ये है पहली अनुसूची में। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची सेकंड, जो दूसरी अनुसूची है संविधान की। उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है वेतन, ये प्रावधान है वेतन तथा भत्तों का प्रावधान है। अब वेतन और भत्ते किसके? तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा स्पीकर के, जस्टिस के, ठीक है, जस्टिस न्यायाधीश कौन से? सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या डेप्यूटी स्पीकर हो गया, इन सब के कैग हो गया, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं और आयुक्त हैं उनके, उन सब के वेतन और भत्तों का जो प्रावधान है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या था? संघीय व्यवस्था थी। दूसरे में क्या हो गया? वेतन तथा भत्ते। अब हम आते हैं अनुसूची 3 के अंदर। अब अनुसूची जो 3 है ना, इसमें कही गई है शपथ, और शपथ भी कैसी? पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब क्या करेंगे? पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे अपने पद की और सीक्रेसी की। ऐसा प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। अब हम आते हैं अनुसूची 4। संविधान की जो अनुसूची 4 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य है ना, राज्यों तथा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उनकी राज्यसभा में सीटें निर्धारित की गई हैं। सीटों का प्रावधान है। हर एक राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा के लिए? लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की। तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी कितनी सीटें होंगी, ऐसा प्रावधान कहां पर कहा गया है? चौथी अनुसूची में। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 अनुसूची अभी हमने पढ़ ली है। उसके बाद हम आते हैं 5वीं अनुसूची पर। अब 5th जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें क्या है? तो अनुसूची 5, अनुसूची 5। अब अनुसूची 5 में ये कहा गया है कि जितने भी अनुसूचित जातीय क्षेत्र है ना,
उनके प्रशासन, देखो अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है ना, उनके क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण, इनका प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अब आते हैं 6 पर। जो छठी अनुसूची है वो 5वीं से बिल्कुल मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमारे पास 6 राज्य हैं। कौन कौन से, ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है और हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान देना, मिजोरम। ये जो 4 राज्य है ना, इन राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों के विशेष प्रशासन की बात की गई है, विशेष प्रशासन की बात की गई है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। देखो अक्सर अनुसूची 5 और 6 में कंफ्यूजन क्या होता है, इट शुड बी वेरी क्लियर। भाई 5 में ये कहा गया है कि देश के जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है, लेकिन अनुसूची में 4 राज्य को इन्वॉल्व कर दिया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र जो है, जनजातीय क्षेत्र हैं, यह है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विशेष प्रशासन की यहां पर बात की गई है, तो ये 6th में है। आई थिंक ये 6 अनुसूचियां बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। अब 7वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची 7। अगर संविधान की अनुसूची 7 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि एक तो शक्तियों का विभाजन हो गया, ये ध्यान से समझना आपको। शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथकीकरण, विभाजन। और शक्तियों का विभाजन हुआ तो सीधी सी बात है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र व राज्य सरकार, उनके संबंधों की बात की गई है, उनके संबंधों के बारे में। तो उनके संबंध भाई अच्छे कब होंगे? उनके संबंध तभी अच्छे होंगे जब शक्तियों का विभाजन सही तरीकों से होगा। इसलिए यहाँ पे 3 सूचियां आती हैं, ध्यान देना। संघ सूची, जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची, जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ये चीजें क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे संघ सूची की बात करता हूं तो इसमें जब संविधान लागू, और शुरुआत की बात कर रहा हूं, शुरू में इसमें ऐसे 97 विषय थे जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी और बनाती है। ऐसे अगर राज्य सूची में आते हैं तो राज्य सूची में ऐसे 66 विषय थे, 66, जिसपे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें 47 ऐसे विषय थे जिन पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या मिलाती थी, बना के सहमति से कानून बनाती थी। लेकिन ये तब के विषय, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं शुरुआत में कितने विषय थे और अब कितने हैं। लेकिन अब इसमें विषय बढ़ गए हैं, अब इसमें 100 विषय ऐसे हो गए हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो अहम विषय हैं, जैसे भारत की रक्षा व्यवस्था है, रेल है, बजट है, वगैरह वगैरह, परमाणु शक्ति है, ये सब किसमें है? केंद्र सरकार के हाथों में है। पहले राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें 61 विषय हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, 52 है। तो ये आपको याद रखना है। पहले संघ सूची में 97 थे, अब 100 हो गए, पहले 66 थे, 61 है।
शुरुआत में 47 थे और अब 52 है। तो ये इनसे क्या हुआ है, शक्तियों का विभाजन हो गया है। और जब शक्तियों का विभाजन सही हुआ है तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके जो आपसी संबंध होंगे, रिलेशन होंगे, वो कैसे होंगे, मधुर होंगे और कोई विवाद इन दोनों में नहीं होगा। ऐसे प्रीवियस में अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कुछ विवाद सामने आए हैं, तो ऐसा ना हो। अच्छा, इन तीनों के अलावा एक अविशिष्ट शक्तियां होती हैं, अविशिष्ट शक्तियां, जिनको इंग्लिश में रेजिड्यूरी पावर कहते हैं। और ये शक्तियां केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली थी, ये मैंने संविधान के विदेशी स्रोत में भी आपको बताया था। तो 7 तक क्लियर हो गई। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची पर। अब 8वीं अनुसूची में क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पर। अनुसूची 8, यहां पर भाषाओं को मान्यता की बात की गई है अनुसूची 8 में। तो ध्यान देना, इसमें भाषा है, 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं संविधान में, ठीक है। लेकिन अभी तो आप इतना याद रखते हो, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन हमारे पास जरूर आ जाते हैं कि शुरू में कितनी भाषाओं को मान्यता थी, तो 14 भाषाओं को मान्यता थी, और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, इनमें बढ़ोतरी की गई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखना। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन हुआ तो इस दौरान जो है एक भाषा ऐड कर दी गई, सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, ठीक है। कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 1992 की, 1992 में, और 1992 के अंदर 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संशोधन के तहत हमने जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को और ऐड कर दिया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो एक यहां पर हुई और यहां पर कितनी भाषाएं ऐड हो गई? 3 भाषाएं और ऐड हो गई यहां पर। फिर एक और संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और ये था 92, मतलब 92वां संविधान संशोधन था। और इस संशोधन में जो है 4 भाषाएं और ऐड कर दी यहां पर। ये 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इन 4 भाषाओं को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो 8 भाषाओं को ऐड कर दिया। मैंने कहा था शुरू में कितनी भाषाओं को मान्यता थी? 14 भाषाओं को मान्यता थी। बाद में धीरे धीरे करके हमने क्या किया, इसमें 8 भाषाओं को और ऐड कर दिया। तो वर्तमान में ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको हमने 8वीं अनुसूची में रखा है और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ये भाषाएं हैं। आई थिंक 8वीं अनुसूची भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आते हैं 9वीं अनुसूची पर। अब 9वीं अनुसूची में क्या है वो हम देखते हैं। अनुसूची 9, संविधान की अनुसूची 9 की अगर बात करें तो इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे कि भाई भूमि सुधार किया गया। दूसरा, जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये जमींदारी प्रथा जो ब्रिटिश शासनकाल से शुरू हुई थी और ये किसानों के हित में नहीं थी, तो इसको समाप्त किया गया
और भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार का मतलब है यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, कानून गो पटवारी इस तरह की कुछ पोस्टें बनाई गई, हर एक जमीन जो है वो किसके नाम होगी उसका पूरा रिकॉर्ड जो है जमाबंदी में जो है वो रखा गया। तो ये सारे के सारे क्या थे, भूमि सुधार थे। तो ये नवी अनुसूची में था। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 10 की, और अनुसूची 10 में है दल बदल विरुद्ध कानून। विरुद्ध कानून की बात हो रही है यहाँ पर। इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफिक्शन लॉ। एंटी डिफिक्शन लॉ है यहाँ पर। और इसको जो 52वें संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, और संशोधन कब हुआ, ये 1985 में, और हमने 10वीं अनुसूची बना दी और इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कैसे 8 से और हम 12 अनुसूचियों की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे बाद में ये ऐड होती रही, तो यहां तक 10 अनुसूचियां हमारी पूरी हो गई हैं। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 11 पर, और अनुसूची अगर 11 की बात करें तो इसमें है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन। आमतौर पर हम इसे पंचायती राज के नाम से जानते हैं। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो हमारे देश में पंचायती राज कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 में, और राजस्थान के नागौर जिले में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आया, लेकिन पूरी तरह से सभी देश में हर एक राज्य में यूटीआई में पंचायती राज को लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया, ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। राज्य चाहे तो इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, अनुसूची 11 ऐड की गई कब, 1993 में, और 73वां संविधान संशोधन हुआ। ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन, और इसके तहत हमने हर एक राज्य में, हर एक यूटीआई में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज लागू करना अनिवार्य कर दिया, इसे कानूनी मान्यता दे दी गई। तो ध्यान रखना 1993 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं। क्लियर हुआ। अब आप आओ अनुसूची 12 पर। अनुसूची 12, अब शेड्यूल 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण स्वशासन है, यहां पर हो जाएगा स्थानीय शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन, ठीक है। रूरल की बजाय अर्बन हो गया है, सेल्फ अर्बन। लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज की बात करते हैं, यहाँ पंचायती राज था, यहाँ पे आ जाएगा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। और सेम इसको शामिल किया गया था 1993 में, और संशोधन कौन सा था, 74वां संशोधन। और ध्यान देना, जैसे पंचायती राज में 19 विषय हैं, ऐसे ही स्थानीय शहरी स्वशासन में 18 विषय हैं। तो इस तरीके से हमने 12 अनुसूचियां पढ़ ली हैं। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया, बड़ा आसान सा है। एक छोटा सा रिव्यू लेता हूं। फर्स्ट जो अनुसूची है वो क्या कहती है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघीय व्यवस्था। दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि वेतन और भत्ते, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनके। तीसरी अनुसूची में है शपथ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। और छठी में क्या किया गया, केवल 4 राज्य जोड़ दिए गए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के विशेष क्षेत्रों का प्रशासन ऐड कर दिया गया। सातवीं अनुसूची में ऐड क्या किया गया, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें 3 सूचियां बना दी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा, भाषाओं को मान्यता दी गई, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। नवीं अनुसूची में है भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत। और अनुसूची 10 में है दल बदल विरुद्ध कानून,
और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, जिसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में शामिल हुआ। और 12वीं अनुसूची में है जो है स्थानीय शहरी स्वशासन 1993 में, और इसमें 18 विषय है। तो इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन कंप्लीटेड। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।